हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन देखेंगे। उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया और उसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जरूर से याद रखिएगा। 4 प्रकरण में आदिकाल को विभाजित किया था और उसका नाम, प्रत्येक प्रकरण का नाम भी पूछा जाता है। प्रथम प्रकरण का नाम क्या था, द्वितीय प्रकरण का क्या नाम था, इसको आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। अभी आगे हम इस पे बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यहाँ से ये वाला कथन पूछा जाता है, किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों की रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल का है, पूछा जाता है इसका प्रकाशन वर्ष की आदिकाल को उन्होंने क्या कहा, भक्ति काल को क्या कहा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल संवत 1050 1375, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा था संवत 1900 से 1984। ठीक है, आगे देखते हैं। यद्यपि इन कालों की, यहीं से इन्होंने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया था, इस पे हम बात कर लेते हैं। 4 प्रकरण थे आदिकाल के। प्रथम प्रकरण सामान्य परिचय के नाम से, द्वितीय प्रकरण, दूसरा प्रकरण जो था अभ्रंश काव्य नाम से, तीसरा प्रकरण उनका था देश भाषा काव्य और चौथा प्रकरण जो था फुटकर रचनाएं। ठीक है, चारों प्रकरण के नाम आपको याद होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए शुरू आगे देखते हैं। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगे। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। अब देखिए यहाँ पे हम आदिकाल प्रकरण 1 आ गया। 4 प्रकरण है, आज हम प्रकरण 1 पर बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4, चारों पर बात करेंगे। ठीक है, प्रकरण 1 का नाम उन्होंने क्या दिया था, प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। आज हम प्रकरण 1 सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, चलिए। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। एक कथन पूछा जा सकता है,
प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। उस समय जैसे, ये वाला कई बार कथन पूछा गया है, तो इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा, ठीक है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य का काव्य रचनाओं में भी पाया जाता। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। किसने माना था? महाराजा भोज और हमीर देव के समय रामचंद्र शुक्ल ने। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहे के एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है देव शिव सिंह सरोज, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अंदृष्टि लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से ही हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों का, गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। आगे है दूसरी बात, इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृता भाषा, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ पद हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृता भाषा हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे हैं। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि की और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। आगे है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक ओर तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसे शब्दों में भाषा में करते थे। सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन किए हैं। चलिए वीर हमीर पाभर मेड़ कंपहि दिगमग रह अंधार धूल सुर रह अच्छाई।
दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे। खुसरो की ये है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। पूछी गई है ये पंक्ति, किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक ओर तो विद्यापति की बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त और दूसरी ओर कबीरदास अपनी मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृतभाषा पुरानी काव्य भाषा में भी बनते रहे। बालचंद किसका है? विद्यापति का। बालचंद बिज्जावई भाषा दूहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, विद्यापति का। ये भी पंक्ति पूछी गई है, तो इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, विद्यापति का। बालचंद बिज्जावई भाषा दूही नहीं लग गई दुज्जन हासा, विद्यापति। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। कबीरदास ने कहा है, अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दसण के पंडिता रहे विचार। ये भी कबीरदास की ये पंक्ति है और भी पूछी गई है। और ये भी पूछ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के किस प्रकरण में दिया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के किस प्रकरण में? तो प्रकरण 1 में। ठीक है। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। ये भी विद्यापति की पंक्ति है और ये पूछी गई है, इसको भी आप नोट जरूर कीजिएगा। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपो औ हट्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, हर बारे वाली पूछी जाती है। ठीक है। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। विद्यापति ने प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है, अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। अब यहाँ पे प्रकरण 2 है, इस पे हम कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, प्रकरण 2 में। ठीक है। अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 2 का नाम है अपभ्रंश काव्य। आज हमने प्रकरण 1 पर बात कर लिया, सामान्य परिचय। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।